Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some more MCQs on gravitation. So let's start. Our first question is, suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of distance, then the time period of planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to. So question that gravitational force varies inversely as the nth power of distance means जो gravitational force है that varies as nth power of distance हमने r से लिया है और उसकी nth power के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें गिवन है. देन द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल. तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. ठीक है, तो फोर्स हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 1/nth पावर ऑफ डिस्टेंस. इसी को लेके हम चलेंगे. देखो, फोर्स इज गिवन एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n. ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया k r की पावर -n. नाउ फोर्स, अब ये जो हमें फोर्स दिया हुआ है दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो बॉडीज़ के बीच में है और सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑल ऑफ यू नो, सो आई हैव पुट F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो m ओमेगा स्क्वेयर आर विल बी इक्वल टू के आर की पावर -n. और इससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू k/m एंड r की पावर -n डिवाइड बाय r. सो ओमेगा विल बी इक्वल टू √k/m और r की पावर देखो क्या आ रही है, -n. यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो -n+1 आ जाएगा. और ये पावर ओमेगा की यहाँ स्क्वेयर थी, हट जाएगी तो 1/2 आ जाएगा. तो r की पावर क्या आएगा, -n+1 की पावर डिवाइड बाय 2. ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है. ये √k/m को मैंने एक फर्दर एक कांस्टेंट ले लिया c, r की पावर -n+1/2 हो जाएगा. सो नाउ जो t है दैट इज़, देखो t और r में इन्वर्स रिलेशन आ रहा है. t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -n+1/2. व्हाट इट मीन्स दैट t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस r को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये जो नेगेटिव साइन है दैट विल बिकम पॉजिटिव. सो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n+1/2. So t is directly proportional to r की पावर n+1/2. So is there any option, देखो r की पावर n+1/2. So here C option will be correct. This was our question number first. Now moving to our next question. The change in the value of g at the height h above the surface of earth is same as a depth d. उसने क्या कहा है, देखो g की वैल्यू जो है वो सरफेस पे, ये जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे g होती है. जैसे ही हम नीचे डेप्थ में जाएंगे g की वैल्यू कम होने लग जाएगी. ऐसी जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब भी g की वैल्यू कम होती है. तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एट द डेप्थ. जो हाइट h पे जाके हमें g की वैल्यू मिल रही है वही g की वैल्यू हमें डेप्थ d पे जाके मिल रही है. तो व्हेन बोथ d एंड h आर मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, हमसे इनमें से रिलेशन पूछा है, d और h में क्या रिलेशन होगा. ठीक है, g की वैल्यू जैसे हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं, h हाइट पे जा रहे हैं और जो नीचे डेप्थ d पे जा रहे हैं, तो g की वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे. तो देखो g एट हाइट h इज इक्वल टू g एट डेप्थ d. दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, अब हाइट h पे g का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो g कैसे वेरी करता है विद एल्टीट्यूड.
तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। g एट एल्टीट्यूड पे फाइंड करने का, किसी भी हाइट पे हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जहाँ पे g है दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। और अगर हमें डेप्थ भी निकालनी होती है g की वैल्यू तो हम कैसे निकालते हैं, g इज इक्वल g 1 माइनस डी बाई आर। तो ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमें सेम दी हुई है क्वेश्चन में, ये गिवन है हमें, तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस साइन से माइनस साइन, तो क्या बचेगा हमारे पास 2h बाई आर विल बी इक्वल टू d बाई आर, और r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो d हमारे पास क्या आ जाएगा 2h के इक्वल आ जाएगा। इज़ देयर एनी ऑप्शन, लेट्स सी, सो देयर d is equal to 2h, here option D is correct. इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इससे आपको ये पता चला कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं सो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हाइट पे हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला g 1 माइनस 2h बाई आर, एंड इफ़ यू want to calculate the value of acceleration due to gravity at depth, then we have to apply the formula g 1 minus d by r। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फेयर। एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जिसका मास हमें 100 ग्राम गिवन है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसके ऊपर हमने एक और मास रख दिया 10 ग्राम का, ठीक है, और फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम टू टेक द पार्टिकल फार अवे फ्रॉम स्फेयर। तो ये जो 10 ग्राम का पार्टिकल हमने रखा है इसको हमने कहाँ लेके जाना है, फार अवे फ्रॉम द स्फेयर, मीन्स वी हैव टू टेक इट टू इन्फिनिटी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो हमें उसको उसकी इनिशियल पोजीशन से इन्फिनिटी तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें किसी भी पार्टिकल को, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें किसी भी पार्टिकल को सरफेस से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है और हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा, तो कैसे बताएंगे, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो अगर हम उसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम ओवर आर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। एंड जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल अप्रोच टू ज़ीरो। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू आई, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी सरफेस पे थी। अब जैसे ही हम बॉडी को, ये 10 ग्राम की बॉडी है, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एस और जो एफ है दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और माइनस साइन लगा दिया, तो डब्ल्यू क्या आ गया, यू आई के इक्वल आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू यू आई, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल ऑन द surface of earth। And on the surface of earth what is the potential energy, at the surface of earth potential energy is gmm over r, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कैपिटल m क्या है, मास ऑफ बॉडी दैट इज़ 100 kg वी हैव गिवन इन क्वेश्चन, स्मॉल m जो पार्टिकल ऊपर रखा है उसका मास 10 ग्राम दिया है, तो 10 उसको हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय आर। आर हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो 10 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये, इसको व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क required. So let's see, is there any option, so here C option is correct. I hope it is clear to you. Now moving to our next question, we have to calculate the average density of the earth
is we have to tell average density of the earth is a complex function of g, does not depend on g, inversely proportional to g, directly proportional to g। तो ये हमें बताना है। तो देखो एवरेज डेंसिटी हम अर्थ की कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास बाय 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम अर्थ को स्फेरिकल मान रहे हैं तो वॉल्यूम हम उसका क्या लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3m/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जी क्या होता है, gm/r²। ठीक है, सो यहाँ से स्मॉल जी बाय कैपिटल जी अगर हम निकालें m/r² को हम स्मॉल जी बाय कैपिटल जी लिख सकते हैं। और डेंसिटी वाले फॉर्मूले में ही देखो, ये डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से मैंने उठाया 3/4 पाई, एक आर को मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या आ गया, m/r²। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इट विल बी 3/4 पाई आर एंड m/r² को मैंने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया स्मॉल जी बाय कैपिटल जी। नाउ सी डेंसिटी जो है वो कैसे जी का फंक्शन आ रही है। ये डेंसिटी है, ये जी है, क्या रिलेशन आ रहा है इनमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी नंबर कोई आता है। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। इट इज़ अ रियल फंक्शन, आयोटा नहीं है। डज नॉट डिपेंड ऑन जी, ये भी गलत है क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी गलत है। तो क्या है, इट इज़ रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। सो हियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर। तो यहाँ से आपको एक तो पता चल गया कि एवरेज डेंसिटी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन क्या है, कि डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट कि कभी भी हमें एवरेज डेंसिटी निकालनी है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो हमें जब भी डेंसिटी की बात आएगी हमें इसी टाइप से ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This is our next question, that height at which acceleration due to gravity become g/9 in terms of r। मतलब हमें क्या करना है, वो हाइट निकालनी है जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, g/9 हो जाए, यानी कि g हाइट पे g/9 हो जाए। तो वो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम फर्दर कैसे कर सकते हैं। देखो जी की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, हाइट पे जी की वैल्यू कितनी है, g/9। और हाइट पे हम कैसे निकालते हैं, g/r/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा एंड r/r+h ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इधर 1/9 का अंडर रूट होगा तो इट विल बी 1/3 एंड क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3r विल बी इक्वल टू r+h एंड h विल बी इक्वल टू 2r। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिंपल फॉर्मूला लगा के हमने निकाला है, हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी। ठीक है, सो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r। इसमें क्या कहा है कि दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m है, अगले का मास 4m है। दे आर kept at a distance r and the gravitational potential at a point on the line joining them। ये लाइन उनको ज्वाइन कर रही है। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लाइन पे किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगा फिर उस पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v। सो देखो हम इसे कैसे करेंगे।
सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास -Gm/r। ठीक है, देखो दोनों में जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे वहाँ पे फॉर्मूला था Gmm/r। ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या हो रहा है, Gm/r होता है। जिस पार्टिकल का हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिस पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू, उसका मास यहाँ पे आता है और नीचे क्या आता है, r आता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट में ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें गिवन है या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, दोनों में से किसकी बात हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है -G/r। और अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस है। यही दो फॉर्मूलेस हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो एक मास m है, दूसरा 4m है। तो सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे ज़ीरो है। तो इस पॉइंट तक m मास से डिस्टेंस ले लिया x। तो 4m से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का, r-x होगा। अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम निकालें m की वजह से तो क्या होगा, Gm/, अब ये कितना दूर है पॉइंट m से, x, तो Gm/x²। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये m है, ये 4m है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से, m की वजह से इधर की तरफ आएगा और इसकी वजह से 4m वाले की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ आएगा। दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हम दोनों की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है दैट इज़ Gm/x²। 4m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है दैट इज़ G×4m/r-x²। ठीक है, ये हो जाएगा Gm से Gm बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/x का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे 2/r-x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1/x विल बी इक्वल टू 2/r-x। एंड इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो r-x विल बी इक्वल टू 2x। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी r/3। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई देन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑल्सो r-x। तो r-r/3 करेंगे तो 2r/3 आ गई। तो हमारे पास कैसी सिचुएशन आ गई है अब, दिस, ये m मास है, ये m मास है, ये 4m मास है, ये डिस्टेंस r/3 है और फर्दर ये डिस्टेंस कितना है, 2r/3 है। हमें इस पॉइंट पे, सपोज ये C पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो C पॉइंट पे m की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, -G/m, और C पॉइंट का इससे डिस्टेंस m से r/3। फिर 4m की वजह से क्या आएगा, -G, पार्टिकल का मास 4m डिवाइड बाय पार्टिकल का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से 2r/3। सो इसको हम फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल 9Gm/r, -9Gm/r। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ना -9Gm/r ऑप्शन में है, यस हियर इट इज़ ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट मास ऑफ अ स्पेसशिप इज़ 1000 किलोग्राम। एक स्पेसशिप हमें गिवन है और उसका मास हमें दे दिया 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, मास।
उसके बाद क्या क्या, इट इज़ टू बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ सरफेस आउट इनटू फ्री स्पेस। इसको हमने अर्थ की सरफेस से कहाँ भेजना है, फ्री स्पेस में भेजना है, यानी कि उसे एस्केप वेलोसिटी देके भेजना पड़ेगा, तभी वो फ्री स्पेस में जाएगी। अदरवाइज कोई भी वेलोसिटी हम देके भेजेंगे, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एंड इट विल कम बैक। सो वी हैव टू गिवन इट एस्केप वेलोसिटी। द वैल्यू ऑफ जी एंड आर, स्मॉल जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर दी हुई है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी निकालनी है फॉर दिस वर्क। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू एस्केप वेलोसिटी दे के फेंकेंगे, हाफ एम वी स्केयर, सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकी है तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्योंकि हाइट ज़ीरो, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। सो इट विल बी हाफ एम और वी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 GR। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है तो वहाँ पे बताया था वी ई क्या होता है, √2 GR होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 GR आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। सो एनर्जी कितनी आ जाएगी mgr, और m की वैल्यू हमें 1000 गिवन है क्वेश्चन में, g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर गिवन है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो इट विल बी, इसको मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ और 1 0 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर, कैलकुलेट कर लो कितनी ज़ीरोज़ रह गई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 आ जाएगा। तो इट विल बी 6.4 इंटू 10 to the power 10 जूल। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सिंपल, इसमें हमें एनर्जी निकालनी थी कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया हमने, सिंपल एस्केप वेलोसिटी देके फेंकेंगे तभी वो फ्री स्पेस में जाएगी। ये यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे हमने उसे भेजा है, तो फ्री स्पेस में भेजा है तो एस्केप वेलोसिटी देके भेजेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया और सिंपल जो वैल्यूज़ दी हुई थी उसे लेके हमने इसे कैलकुलेट किया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what it says, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of planet of mass m and radius r in a circular orbit of an altitude r। अब देखो क्या कहा हुआ है, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर दिया। ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है, और कहाँ पे करना है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये जो प्लैनेट दिया हुआ है इसका मास m है, इसका रेडियस r हमें गिवन है। स्मॉल m जो है वो सैटेलाइट का मास है, उसको हमने कहाँ लॉन्च करना है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो कितने एल्टीट्यूड पे है, 2r एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो जब वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे वो मूव करेगा, सपोज वो वी.एफ वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एनर्जी है, यानी कि ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के सरफेस पे हमारे पास एनर्जी है, सपोज ई इनिशियल ई आई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी होगी ई फाइनल। तो एनर्जी तो हमारे सारे प्रोसेस में कंजर्व रहेगी, तो ई इनिशियल शुड बी इक्वल टू ई फाइनल। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ई फाइनल निकालते हैं। यहाँ पे देखो जब सैटेलाइट पहुँच जाएगा तो वो v/f वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और एक हाइट 2r की वजह से उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहाँ ई फाइनल हमारे पास देखो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा -GMM/, टोटल डिस्टेंस 3r कैसे आया, देखो यहाँ पे 2r तो ये डिस्टेंस था और r ये डिस्टेंस था, रेडियस उसका। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 3r, तो -GMM/3r। ठीक है,
अब क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? mv²/r होता है, पर यहाँ 3r आएगा क्योंकि 2r ये डिस्टेंस है और r ये डिस्टेंस है, तो mvF²/3r दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G_m_e_m ओवर टोटल डिस्टेंस 3r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये mvF² की वैल्यू जो है, ये 3r से तो एक 3r कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये mvF² की वैल्यू आ गई। इसको हम इस वाली इक्वेशन में यूज़ करते हैं ई फाइनल निकालने के लिए। तो ई फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा? mvF के स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिवाइड बाय 2 है, तो mv² की जगह के यहाँ पुट की G_m_e_m ओवर 3r और साथ में जो 2 था वो ये रहा। ठीक है, माइनस G_m_m_e ओवर 3r। तो ई फाइनल हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व आउट करेंगे एलसीएम लेके, तो माइनस G_m_e_m ओवर 6r ये हमारे पास ई फाइनल निकल जाएगी। ठीक है, एंड ई इनिशियल क्या होगी? इनिशियली क्या था? इनिशियली सपोज उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास ½mvi²। ठीक है, इतनी उसकी इनिशियल थी और r डिस्टेंस पे था वो। ठीक है, ये r डिस्टेंस था, तो इसकी वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस G_m_e_m ओवर r। और ई आई और ई एफ को हमने इक्वेट करना है, तो हमने इक्वेट कर दिया इसको, ई आई और ई एफ को, दोनों इक्वेशंस को और इक्वेट किया। तो मिनिमम एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी ये हमसे पूछा है, तो दैट विल बी ½mvi²। इतनी एनर्जी देके हमें उसे फेंकना पड़ेगा। तो क्या होगा, इस वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, G_m_e_m ओवर r कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, -1/6 + 1, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कॉफिशिएंट आ जाएगा 5/6। तो मिनिमम एनर्जी जो हमें दे के फेंकनी पड़ेगी वो क्या होगी, 5/6 G_m_e_m ओवर r। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन हेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now moving to our next question. There are 4 particles each of mass m। ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास कितना गिवन है, हमें m गिवन है, एंड मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। और वो चारों कैसे ऐसे देखो 4 पार्टिकल हैं हमारे पास, सपोज एक यहाँ पे रख दिया मैंने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये चारों पार्टिकल, चारों का मास m है और चारों इक्वी डिस्टेंस है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं ऐसे। तो दे आर मूविंग अलोंग अ सर्कल, ऐसे सर्कल के अलोंग ये मूव कर रहे हैं, जिसका रेडियस क्या है, r है, और इन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चारों के बीच में। तो हर पार्टिकल की स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। There are 4 particles m1, m2, m3 and m4। ठीक है, ये m 4 पार्टिकल हैं, चारों का मास क्या है, हमें m गिवन है। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ पर, इसके और इस वाले के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ F1। m और m के इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ F2, और हॉरिजॉन्टल जो दो हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ F3। अब ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हमें r गिवन है, तो ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है, यहाँ ट्रायंगल लेके मैंने शो किया, ये भी r है, ये भी r है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, r/2 होगा, r√2। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये r√2 है, तो ये भी r√2 होगा डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम F1 निकालेंगे, F1 का देखो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये F1 है, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक वर्टिकल बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इधर की तरफ जो बनेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बनेगा F1 cos 45, और ऊपर जो बनेगा वो बनेगा F1 sin 45। सिमिलरली F2 का क्या होगा, F2 का भी ऐसे होगा, इधर की डायरेक्शन में बनेगा F2 cos 45 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा F2
साइन 45। अब देखो एंगल क्या है, 45 डिग्री सेम है, और F1 और F2 की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है R√2 ये सेम है। तो इसके जो साइन वाले कंपोनेंट है दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल ईच अदर। सो F1 और F2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी F1 cos 45 plus F2 cos 45. Now F1 and F2 are equal, so we can say इन दोनों का जो F1 और F2 का रिजल्टेंट है दैट इज़ 2F cos 45। और F3 क्या है, M और M के बीच में फोर्स GMM यानी कि GM² डिवाइड बाई ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है 2R, तो 2R का स्क्वायर। सो F नेट हमारे पास देखो क्या निकलेगा यहाँ से 2, ये F क्या था, इन दो पार्टिकल के बीच में था, और इसका डिस्टेंस क्या था √2। तो F क्या है GMM² यानी कि GM² डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R√2 का स्क्वायर, और cos 45 1/√2। और फर्दर आगे इसको 2GM² बाई 4R² आ जाएगा। यहाँ से GM² बाई R² अगर हम कॉमन ले तो फर्स्ट वाले से क्या आ रहा है देखो, √2 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो 2 आ जाएगा, इस 2 से ऊपर वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा 1/√2, प्लस नेक्स्ट टर्म में से GM² ओवर R² कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो GM² बाई R², और यहाँ LCM लेंगे तो 4√2 और 4 प्लस √2, तो GM²। अब यहाँ से देखो जो फोर्स है इनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो पार्टिकल है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सो देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाई आर। सो एफ नेट की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया mv² बाई आर। एक m से एक m कैंसल आउट हो गया, r से r कैंसल आउट हो गया, तो v² क्या आएगा GM बाई आर, और अंदर 4 प्लस √2 डिवाइड बाय 4√2, सो v विल बी इक्वल टू हाफ √GM ओवर आर 2√2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्दर सॉल्व करके 1/2 √GM ओवर आर √2 प्लस 1 2√2 प्लस 1। सो सबसे पहले तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना था नेट, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है, सो हियर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये सॉलिड स्फीयर है बड़े वाला जिसका मास m है, रेडियस r है। अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड, ये जो छोटे वाला रिमूव किया है इसका जो रेडियस है दैट इज r/2 एज शोन इन फिगर। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 एट r इन्फिनिटी, जब r इन्फिनिटी पे होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी 10 फॉर्म्ड इज, तो ये जो कैविटी बनी है इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इसमें हमने क्या करना है, एक हमें सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, उसमें से हमने r/2 रेडियस का एक स्फीयर कट डाउन कर दिया, उसको निकाल दिया, तो हमारे पास एक कैविटी बन गई। तो उस कैविटी के सेंटर पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो इसको कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम वो जो पार्ट रिमूव हुआ है उसका पोटेंशियल निकालेंगे, और जो स्फीयर वाले में से अगर हम वो रिमूव्ड पार्ट का पोटेंशियल माइनस कर देंगे देन वी विल गेट द पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट द कैविटी। सो जो सॉलिड स्फीयर है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड स्फीयर का, -GM ओवर 2r³ 3r²। और ये डिस्टेंस देखो यहाँ इसके ये स्फीयर के सेंटर से ये कैविटी के सेंटर पे कितना डिस्टेंस है r/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी -GM ओवर 2r³ 3r² माइनस r²/4। इसका एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे तो 11r²/4, और इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे r² से r कैंसल आउट हो जाएगा, एक r रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा -11 GM ओवर
8r। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम कैविटी की वजह से निकालेंगे। कैविटी की वजह से कैसे आएगा, देखो सबसे पहले तो जो कैविटी हमने बनाई है, जो हमने पार्ट स्फीयर का रिमूव किया है, उसका मास क्या है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम निकालेंगे। तो ये मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कैसे निकलेगा, पूरे स्फीयर का देखो मास पर यूनिट एरिया क्या था, मास पूरे स्फीयर का क्या था m, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या था, मास 4/3πr³। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो किसके वॉल्यूम से, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम। तो रिमूव्ड पार्ट का रेडियस कितना था r/2, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3πr/2 इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास m डैश आ जाएगा m/8। ठीक है, यानी कि जो हमने स्फेयर रिमूव किया है उसमें से, स्फेरिकल में से जो छोटा स्फेयर रिमूव किया r/2 रेडियस का, उसका मास क्या है m/8, और उसकी वजह से पोटेंशियल देन क्या आएगा -3/2 gm डैश बाय, उसका रेडियस कितना है r/2, m डैश उसका मास यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे m/8, तो हमारे पास आ जाएगा Vc इज इक्वल टू -3 gm/8r। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर की वजह से भी है पोटेंशियल, कैविटी की वजह से भी है, स्फीयर की वजह से -11 gm/8r आया था, और कैविटी की वजह से -3 gm/8r आया, यहाँ पे माइनस बीच में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -gm/r। ठीक है, तो कैविटी की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा -gm/r। सो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का हमने पोटेंशियल निकाला, देन कैविटी की वजह से पोटेंशियल निकाला, देन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी वी कैन कैलकुलेट इजीली। नाउ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एट अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ का सरफेस है, इससे कुछ हाइट h पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। द मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना इंक्रीज करें, मिनिमम इंक्रीज, सो दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए। तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे तो क्या वो रिमूव हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाएगा। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है, वही मिनिमम इंक्रीज होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी में। ऑर्बिटल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हमें करना है, तो डिफरेंस आएगा किसका, मिनिमम इंक्रीज कितना होगा, एस्केप वेलोसिटी कितनी है 2gr है, ठीक है, माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है gr, अभी उसकी इतनी वेलोसिटी है और हमें उसकी वेलोसिटी इतनी करनी है, तब वो निकल पाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस हमारा इसमें क्या आ रहा है, √gr कॉमन, और अंदर क्या आ रहा है √2 - 1। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। सो दिस वॉज सम क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन। We have discussed 3 parts of MCQs on this topic, that is gravitation, and this video will be equally helpful for KVS, NVS, DSSB, HTET and the other PGT physics exam. So I hope this session will be helpful for you and you will like the session. If you like this video, please don't forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you.